हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर्स पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर सेकेंड फोर्स एंड मोशन, बल तथा गति। और हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं और कैसे गति होती है। सबसे पहले बुक में दिया है भौतिक राशि के बारे में। हम पहला जब चैप्टर पढ़ा रहे थे मात्रक एवं बीमा, तो उसमें मैं भौतिक राशि के बारे में डिस्कस किए थे। तो वो भौतिक राशि हमारे मापन के आधार पे थी कि मापन के आधार पर भौतिक राशि कितनी होती है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम निरूपण के आधार पर भौतिक राशियों के बारे में कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, उनमें दिशा होता है, परिमाण होता है, तो उनके आधार पर भौतिक राशि कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो हम देख लेते हैं बल तथा गति। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे त्रुटि के बारे में। त्रुटि क्या होती है, त्रुटि कैसे उत्पन्न होती है, फिर त्रुटि उत्पन्न होने के बाद त्रुटि के कितने प्रकार थे, क्रमबद्ध त्रुटि, फिर हमारी यादृच्छिक त्रुटि, स्थूल त्रुटि, उन त्रुटियों के अंदर त्रुटियाँ थी, क्रमबद्ध त्रुटि के प्रकार थे। इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। उस त्रुटि के बाद में हमने बताया था कि उस चैप्टर के बाद हम क्या करेंगे कि उस चैप्टर का कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज सबसे पहले एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जिसमें हम लोग सब कुछ मिला के कर लेंगे एक ही बार में। प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, औसत मान क्या होता है, और उसके बाद परम त्रुटि क्या होती है, फिर माध्य परम त्रुटि क्या होती है, फिर वे भिन्नात्मक त्रुटि क्या होती है, सब कुछ को इंक्लूड करके एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जिससे हमारा वो क्या होगा, वो चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और सेकंड चैप्टर हमारा स्टार्ट कर देते हैं। तो सेकंड चैप्टर से पहले हम क्या करते हैं, पहले एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं पहले वाले चैप्टर का, जिससे हमारा क्या होगा, इस पूरा बढ़िया सा चैप्टर जो होगा फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल हम देख रहते हैं कि न्यूमेरिकल जो हमारे पास क्या कर रहा है। न्यूमेरिकल कर रहा है कि कांच का एक हमारे पास न्यूमेरिकल होगा, कांच का अपवर्तनांक 1.5। देखिए 5 बार कांच का अपवर्तनांक मापा गया है, तो 1.52, फिर आया हमारा 1.48, फिर आया 1.50, और फिर हमारा 1.54, और फिर हमारा 1.46। ठीक है, ये हमारी क्या आती है अपवर्तनांक, तथा ये हमारा 1.46 मान लिया गया है। तो हमें पूछ रहा है, तो गणना कीजिए कि इस जो अपवर्तनांक है, जो हमारा कांच का अपवर्तनांक जो निकला हुआ 5 बार मापा गया कांच के अपवर्तनांक को, इतना आया है। तो हमें गणना करना है कि सबसे पहले गणना करना है कि इसका औसत मान कितना होगा, इसका मीन कितना होगा। औसत मान हम कल बताए थे, उसको निकालना है। फिर हमें बताना है इसी चीज़ का दूसरा हमसे बोला है परम त्रुटि क्या होती है, परम त्रुटि क्या होता है। फिर हम देखेंगे इसी को माध्य त्रुटि, तीसरा में हमसे पूछा है इसी नीचे माध्य परम त्रुटि। फिर हमसे पूछा है भिन्नात्मक त्रुटि, 4 नंबर पे हमसे पूछा है भिन्नात्मक त्रुटि। और लास्ट में हमसे इस क्वेश्चन बोला है कि प्रतिशत त्रुटि बताइए। एक ही क्वेश्चन में हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि औसत मान क्या होता है, फिर परम त्रुटि क्या होती है, माध्य परम त्रुटि क्या होती है, भिन्नात्मक त्रुटि क्या होती है, प्रतिशत त्रुटि क्या होती है। तो आप सभी को याद होगा कि हमने कल बताया था कि जब क्या होता है, कोई यादृच्छिक त्रुटि होती है, तो इस यादृच्छिक त्रुटि में मान लीजिए हमारे पास ये कांच है, कांच के अपवर्तनांक को मान लेते हैं n से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा जो n होगा, n का जो मीन वैल्यू होगा, मतलब औसत जो मान होगा, औसत एवरेज हम जानते हैं कि जो हमारा टोटल वैल्यू होता है उसको ऐड कर लेते हैं, और जितनी बार होता है उससे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इसका हम क्या करते हैं, टोटल वैल्यू निकालना चाहे, इसका मीन निकालना चाहे, तो कितने बार किया गया, 1 2 3 4 5 बार। तो इसका मतलब है कि सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई है कांच का अपवर्तनांक, मान लीजिए कितना होगा, n का जो वैल्यू है उसको 5 बार नापा गया, तो n1 टाइम, n2 टाइम, n3, n4 और n5 5 बार मापा गया। तो जब इसको 5 बार मापा गया, तो हमको बोल रहा है कि इसका क्या निकालिए, औसत बताइए कि ये कितना सही है, इसका एक्यूरेट वैल्यू कितना होगा, कितना सही है। इसका मतलब इसमें जो त्रुटि हुई है 5 बार मापा गया कि इसका होना चाहिए कुछ और कुछ और आया है, तो इसका एक्यूरेट वैल्यू कितना होगा। तो हमसे पूछा है सबसे पहले कि बताइए कि इसकी
औसत वैल्यू कितनी होगी। तो इसकी हमको औसत वैल्यू बताना है तो क्या करेंगे हम यहाँ से एन मीन निकाल लेंगे। एन मीन मतलब औसत मान निकाल लेंगे कि एन का मीन कितना होगा। तो इसका मतलब होगा N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 प्लस N5 और अपान में कितना कितने टाइम गया है 5 टाइम। तो 5 मतलब ये क्या करेंगे इन सभी को हम ऐड कर देंगे और ऐड करके किससे डिवाइड कर देंगे हम 5 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हमारा सबसे पहला वैल्यू है 1.52 प्लस 1.48 इन दोनों को ऐड कर देंगे 3 हो गया प्लस 1.50 और प्लस और यहाँ पे इधर आपको दिख नहीं रहा होगा कहीं तो नीचे यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। क्या था हमारा 1.52 प्लस 1.48 प्लस 1.50 प्लस 1.54 और एक लास्ट में हमारा है यही जस्ट नीचे लिख देते हैं इसी के 1.46 और सबके अपन में कितना 5। जब इन सबका टोटल करेंगे तो ये 3 और ये हो जाएगा हमारा 3 7.5 के आसपास और डिवाइड कर देंगे 7.5 होगा 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.50 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1.5। तो ये हमारा क्या निकल गया एन एम निकल गया मतलब इसका औसत मान निकल गया। तो ये किसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का आंसर हमारा कितना निकल गया। इसको सबको टोटल करेंगे तो कितना आएगा 7.50 और उसको डिवाइड कर देंगे 5 से कितना आ गया 1.50। तो ये हमारा क्या निकल गया फर्स्ट का निकल गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है परम त्रुटि। तो आपको याद होगा परम त्रुटि को हम किससे लिख रहे थे। आपको कल याद होगा कि परम त्रुटि को हम किससे लिख रहे थे। परम त्रुटि को हम लोग लिख रहे थे परम त्रुटि को हम किससे लिख रहे थे डेल्टा से लिख रहे थे कि डेल्टा अब जो भी हो अभी एन है तो एन अगर कल हमारा ए था तो डेल्टा ए और जो भी वैल्यू होता है जो भी चीज़ आता है उसके हिसाब से हम लिख लेते हैं डेल्टा। और परम त्रुटि के लिए हम बताए थे कि परम त्रुटि क्या होता है। परम त्रुटि के लिए हम बताए थे कि हमको देखना था कि जो हमारी जो बीच की जो वैल्यू है ये जो हमारा क्या है औसत मान आया है इस औसत मान में से अब हम क्या कर देते हैं इन सभी को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। परम त्रुटि के लिए इन सभी को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगी परम त्रुटि निकल जाएगी। और परम त्रुटि के बाद हम क्या करेंगे उसका अगर माध्य निकाल देते हैं तो क्या निकल जाएगा माध्य परम त्रुटि। तो देखिए सबसे पहले हम परम त्रुटि निकालते हैं। मान लीजिए कि हम निकाल लेते हैं यहाँ से परम त्रुटि। ये हमारा परम त्रुटि क्या होती है। तो परम त्रुटि हमको निकालना है तो परम त्रुटि के लिए आपको पता है कि क्या हो जाएगा एन मीन माइनस एन मीन के बाद क्या हो जाएगा N1 और फिर हमारा सेकंड टाइम क्या करेंगे जब एन मीन निकालना है फर्स्ट के लिए सेकंड के लिए क्या करेंगे N2 थर्ड के लिए N3 फोर्थ के लिए निकालना होगा तो N5 फिफ्थ के लिए निकालना होगा तो N5 कर लेंगे। इस तरह हम क्या करेंगे N4 N5 N1 N3 हो गया। परम त्रुटि हमारा क्या था परम त्रुटि। तो परम त्रुटि के लिए हम जानते हैं कि जो हमारा मीन था उस मीन में से हम क्या करेंगे जो भी हमारा प्रायोगिक मान आएगा उसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो प्रायोगिक मान हमारा कितना आया था सबसे पहले ये वाला आया था 1.52 फिर आया था हमारा 1.48 फिर आया था 1.50 फिर ये सब आया था। तो हम क्या करेंगे जो हमारा मेन वैल्यू था मीन जो वैल्यू आया जो हमारा क्या निकला था औसत मान निकला था इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.50 माइनस सबसे पहले किसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 1.52 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 0.02 फिर हम क्या करेंगे सेकंड के लिए निकालेंगे। सेकंड के लिए क्या हो जाएगा 1.50 में से किसको सब्सट्रैक्ट करेंगे अगले वाले को। तो अगर नहीं दिख रहा होगा तो आगे हम देख ले रहे हैं ऊपर थोड़ा सा और लिख लेते हैं ऊपर क्या होगा। यहाँ से हमारा परम त्रुटि पहले वाले के लिए निकल गया सेकंड वाले के लिए इस सब का निकालेंगे और इन सब का क्या कर लेंगे हम मार्ड कर लेंगे। कहीं हम बताए थे कि ये सब कभी प्लस का भी आ सकती हैं और माइनस के भी आ सकती हैं। तो ये क्या करेंगे इसके लिए हम सबका मार्ड कर लेंगे। तो मार्ड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा मार्ड करने के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा और उसके बाद हम क्या कर लेंगे इसका औसत निकाल लेंगे तो निकल जाएगा हमारा मध्य परम त्रुटि। उसके बाद भिन्नात्मक त्रुटि फिर परसत त्रुटि हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो ऊपर हम देख लेते हैं और यहाँ तक लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ऊपर देखते हैं कि ये हमारी क्या होती है मध्य परम त्रुटि के बाद हमारा था यहाँ पे क्वेश्चन और नोट डाउन कर ही लिए होंगे। सेकंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे तुरंत। तो इधर हम देख लेते हैं इस साइड देखिए हमारा था परम त्रुटि। तो डेल्टा हम लोग एम फाइंड कर रहे हैं डेल्टा एन था क्या कि हम अपूर्णांक को एन मानते हैं डेल्टा हमारा क्या निकल रहा है एन निकल रहा है। तो हमारा क्या था पहला हम बोले एन एम जो स्मॉल एन और मीन है माइनस क्या कर लीजिए N1 फिर हमारा सेकंड के लिए N2 कर लेंगे। तो ये हमारा पहले था 1.50 मीन आया था माइनस का 1.52 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 0.02 हो जाएगा। फिर 1.50 माइनस नेक्स्ट हमारा क्या था 1.48 तो ये हमारा कितना हो जाएगा 0.2 ये हो जाएगा माइनस का और ये होगा प्लस का। सेकंड हमारा क्या है अगला हमारा 1.50 तो 1.50 माइनस 1.50 कितना आ गया 0। फिर आ गया हमारा अगला 1.50
माइनस 1.54 ये हो जाएगा हमारा 0.04 और क्या हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 0.9 यहाँ सब्सट्रैक्ट होगा तो 0.04 माइनस का। और लास्ट हमारा पाँचवा है 1.50 माइनस का 1.46, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 0.46 जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस ही का 0.04। अब देखिए अब हमसे ये क्या निकल गया, हमारा परम त्रुटि निकल गया। अब हमसे बोल रहे हैं क्या निकालने के लिए, अब हमसे बोले हैं कि माध्य परम त्रुटि ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपको, आप क्या फाइंड करना है माध्य परम त्रुटि। तो माध्य परम त्रुटि हमको निकालना है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा परम त्रुटि आया है उसका हम क्या कर लेंगे, अब उसका हम माध्य निकाल देंगे। माध्य का मतलब होता है कि औसत फाइंड कर लेंगे। तो इन सबको हम बताते हैं परम त्रुटि के लिए हम क्या करते हैं, इन सबको माड में रखते हैं। प्लस का होगा तो चाहे माइनस का होगा, माड में रखा। अब माड के बारे में जानते होंगे कि माड में अगर कोई हम वैल्यू रख लें वह माइनस का होगा तभी प्लस का देगा, और प्लस का होगा तभी क्या होगा प्लस का देगा। अब छोटे क्लास में पढ़े होंगे इस चीज़ के बारे में कि माड हमेशा क्या देती है, पॉजिटिव वैल्यू देती है। यहाँ तक हमारा क्या निकल गया, परम त्रुटि निकल गया। अब हम निकाल रहे हैं माध्य परम त्रुटि। माध्य परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि क्या होता है, इस चीज़ को हम फाइंड कर लेते हैं। माध्य परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि के लिए हम जानते हैं, इसे हम लिखते हैं डेल्टा, माड में डेल्टा एन एम था तो एम मिन लिख दिए कि ये हमारा डेल्टा एन था, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया नॉर्मल मतलब परम त्रुटि, और एम लिख दिया तो क्या हो गया माध्य परम त्रुटि। अब इसको फाइंड करना तो क्या करेंगे, इन सभी को ऐड करेंगे। तो 0.02 प्लस 0.02 प्लस 0 प्लस कितना हो जाएगा हमारा, ये 0. इन सब का मार्क में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 0.04 प्लस 0.04 और अपन कितना 5, इन सबको डिवाइड कर देंगे। अब सबको ऐड करके डिवाइड कर देंगे, कितना निकल जाएगा आपका माध्य परम त्रुटि। उसके बाद हमारा क्या है भिन्नात्मक त्रुटि। तो भिन्नात्मक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि सिंपली फाइंड हो सकता है। इसमें क्या करेंगे, जो हमारा जो माध्य परम त्रुटि होगा उसे हम डिवाइड कर देंगे, किससे, उसे डिवाइड कर देंगे हम इसमें जो हमारा ये वैल्यू निकाला था। इसके बाद हम क्या करेंगे प्रतिशत त्रुटि, तो जितना आएगा उसमें हम सबसे क्या करेंगे उसका प्रतिशत निकाल लेंगे, तो हमारा क्या फाइंड हो जाएगा प्रतिशत त्रुटि। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार त्रुटि के जितने भी हमारे क्वेश्चन है, त्रुटि की क्वेश्चन सारी इस प्रकार हमारी खत्म हो चुकी हो जाएंगी। अब हमको क्या पढ़ना है, अगला हमारा चैप्टर था, इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक ही क्वेश्चन में जितने भी थे सब कुछ खत्म हो चुका है। यहाँ से आपका क्वेश्चन है और ये आपका क्या होगा पूरी त्रुटि जितनी थी हमारी परम त्रुटि के बाद परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि, ये क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में भी आएंगे और नॉर्मल जब आप कंपटीशन का पेपर देते हैं तो उसमें भी ये सब क्वेश्चन बनती हैं। चलिए हम आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं अपना अगला चैप्टर। अगला चैप्टर हमारा सेकंड, फोर्स एंड मोशन। फोर्स एंड मोशन चैप्टर हमारा है सेकंड, फोर्स एंड मोशन। हम क्या बोलते हैं हिंदी में, बल तथा गति, बल और गति या बल तथा गति। कहीं कहीं किसी बुक में यहाँ पे लिखा होगा बल तथा गति का नियम। आगे हम देखते हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले इसमें दिया हमको भौतिक राशि के बारे में, फंडामेंटल क्वांटिटी, भौतिक राशि कि भौतिक राशि क्या होती है। तो मैं बहुत पहले जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था मात्रक एवं बीमा, तो हम भौतिक राशि मापन का धारा बताए थे कि हमारे पास भौतिक राशि होती है वो दो प्रकार की होती थी, एक मूल राशि और एक व्युत्पन्न राशि। अब आज हम पढ़ रहे हैं भौतिक राशि निरूपण के आधार पर कि भौतिक राशि होती है कितने प्रकार की होती है। जिनके पास परिमाण होता है वो भौतिक राशि को हम कैसे लिखते हैं, परिमाण होता है, दिशा होता है, उनको कैसे लिखते हैं। तो इसके आधार पर जो भौतिक राशि होती है वो तीन प्रकार की होती है। पहले जो होती है वो होती है सदिश राशि, जिसे आप लोग वेक्टर बोलते हैं, सदिश राशि। सेकंड जो हमारा होता है वो होता है अदिश राशि। थर्ड जो हमारा होता है वो होता है प्रदिश राशि, प्रदिश राशि। ये हमारे पास तीन प्रकार की राशियाँ थी। सिंपली समझिएगा, आज के बाद आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि सदिश राशि क्या होती है, प्रदिश राशि क्या होती है और अदिश राशि। इस चीज़ के बारे में आप लोग 9th या 11th में नहीं पढ़े होंगे।
9th और 11th में दिया है राशि के बारे में। प्रदिश राशि के बारे में शायद बहुत कम बुकों में यह डिस्कस होता है, चाहे एनसीईआरटी की बुक में शायद नहीं दिया होगा। सदिश राशि और अदिश राशि ही पढ़े होंगे आप लोग, जानते होंगे कि सदिश राशि क्या होती है, जिसके पास दिशा के साथ साथ क्या होता है, परिणाम होता है। दिशा के साथ क्या होता है, परिणाम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सदिश राशि। और इसमें क्या होता है, ओनली इसके पास परिणाम होता है, बट इसके पास क्या होता है, दिशा नहीं होता है, मतलब दिशा विहीन होती है, इसके पास दिशा नहीं होता है। प्रदिश राशि क्या होती है, अभी एक बात समझिएगा, सदिश राशि होती है जिनके पास दिशा होता है, परिमाण होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, मतलब ऐसी राशि जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण की आवश्यकता होती है। ऐसी राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। जैसे हमारा आपको पता होगा वेग है, त्वरण है। अब बात समझिए, आप कहेंगे कैसे समझ में आएगा कि दिशा की परिमाण है। एक बात ये, बल है आपके पास, बल का ही उदाहरण देख लेते हैं। बल, मान लीजिए कि आपके पास एक क्या है, मान लीजिए कि एक आपके पास कोई वस्तु है, इसमें हमने 2 व्यक्ति को बोला है कि 5 न्यूटन का बल लगाओ, तुम उधर से बल लगाओ, इधर। अब ये नहीं बोलेंगे कि किधर से बल लगाना, दिशा नहीं बताना, बस बोलेंगे क्या कर तुम 5 न्यूटन का बल लगाओ। दोनों लोग गए बल लगाने, जब बल लगाने गया तो पहला जाके इस पर बल लगा रहा 5 न्यूटन का, इधर इसकी ओर, अब मतलब इस जिधर है दिशा उसकी ओर लगा रहा है। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है, इस जिधर बल लगा रहा है उसके जस्ट विपरीत बल लगाने लगा, और ये भी क्या कर रहा है, 5 न्यूटन का बल लगा रहा है। इन दोनों को पता नहीं है कि इस वस्तु की, हमको कह रहा है कि इस वस्तु पे जाकर तुमको बल लगाना। हम जानते हैं कि जब किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो वस्तु गति करती है। अब ये देखिए, ये भी 5 न्यूटन का बल इस पे लगा रहा है, ये भी क्या कर रहा है, इस वस्तु पे 5 न्यूटन का बल लगा रहा है। दोनों सेम परिमाण के बल लगा रहे हैं, बट दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही दिशा में बल लगा रहे हैं। इधर भी ये दिशा कर रहा है, एक दूसरे के विपरीत लगा रहे हैं, एक दिशा में नहीं लगा रहा है, सॉरी, दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं, विपरीत बल लगा रहे हैं। तो 5 न्यूटन का सेम बल और 5 न्यूटन का सेम बल, दोनों जब बल एक समान होंगे, तो दोनों जब एक बल आपके पास एक समान होंगे, तो बल जब आपके पास एक समान हो और आप बल क्या करते हैं, एक दूसरे के विपरीत लगाते हैं, तो वस्तु की दिशा में या वस्तु के परिमाण में कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। मतलब वस्तु की दिशा बढ़ेगी, दिशा मतलब है कि ये अपनी स्थिति को नहीं चेंज करेगी। इसके लिए हम जानते हैं कि जो बल होता है हमारे पास 2 प्रकार का होता है, एक होता है बैलेंस्ड फोर्स, एक होता है नॉन बैलेंस फोर्स या अनबैलेंस्ड फोर्स, से हम बोलते हैं संतुलित बल और असंतुलित बल। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे तुरंत, बट हम पहले देख लेते हैं सदिश राशि बात कर रहे थे। तो ये लगाए एक दूसरे के विपरीत, इस बल की बताइए, इस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन आएगा, नहीं आएगा। अब हम बोले कि भैया तुम इधर आ जाओ और आकर तुम क्या करो, इस साइड से बल लगा लो, इस साइड से तुम ये 5 न्यूटन का लगा रहा है और तुम भी आओ इससे 5 करो, 5 न्यूटन का बल लगा दो। जब ये 5 न्यूटन का बल लगाएंगे, दोनों इस पर आरोपित करेंगे, तो वस्तु फुटते क्या करेगी, आगे बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो जब हम इसके बोले कि आप क्या करिए, एक ही दिशा में बल लगाइए, मतलब इसका मतलब है कि जो बल है इसके बाद तब परिमाण था 5 न्यूटन तब बोले थे, लेकिन जब इसको हम क्या करना था, इसको क्या करना था, हमको बल को हमको बताना था कि जो हमारे पास बल है उस सदिश की अदिश है। तो हम बोले कि भैया तुम क्या करो, एक दूसरे विपरीत लगा रहे थे, वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। जब हम इसको दिशा बताए कि कहीं दिशा में क्या करो, तुम बल लगाओ, माना तुम जाकर भैया उसी साइड में तुम बल लगाओ या इसी साइड में बल लगाओ। तो जब बल लगाया तो हम देख रहे हैं कि जब बल लगाने के बाद वस्तु की स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। कहने का मतलब है कि बल क्या होती है, एक सदिश राशि होती है जिसके पास दिशा परिमाण दोनों होता है। मतलब आप समझ गए होंगे कि ऐसी राशि जिसके पास क्या होता है, दिशा परिमाण दोनों होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे सदिश राशि बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, तो ऐसी राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, या ऐसी राशि जिनके पास केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अदिश राशि। ये भी आप समझ में आओगे। जैसे आपके पास द्रव्यमान हो गया, जैसे आपके पास चाल हो गया, जैसे आपके पास कार्य हो गया, जैसे आपके पास विभव हो गया। अब देखिए, आप एक चीज़ पूछेंगे, चाहे आप लोग जानते होंगे कुछ इसके एक्सेप्शन भी होते हैं, उसी एक्सेप्शन को हम बोलेंगे प्रदिश राशि के रूप में। एक्सेप्शन का आने का मतलब है, आप जानते हैं एक चीज़ के बारे में, वैद्युत धारा। देखिए वैद्युत धारा के पास इसके पास दिशा भी होता है और परिणाम भी होता है, दोनों चीज़ होता है, फिर भी इसे हम क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। 9th और 10th के 11th के अकॉर्डिंग इसे कौन सी राशि बोलते हैं, अदिश राशि। लेकिन अब हम इसे क्या बोलेंगे, प्रदिश राशि बोलेंगे। कुछ देर बाद देखिएगा प्रदिश राशि कहाँ बोलेंगे, इस चीज़ को आप समझ जाएंगे। ये हमारे पास कौन सी राशि थी, ये हमारे पास राशि थी, इसके पास दिशा भी परिमाण भी है। तो जिस ऐसी राशि जिसके पास दिशा परिमाण दोनों होता है क्या कहते हैं, उसे सदिश राशि। लेकिन विज्ञान इसे क्या कौन सी राशि कहता है, कि वो ये सदिश राशि नहीं है। कहने का मतलब क्या है, तो ध्यान समझिएगा, वैद्युत धारा जो होती है इसके पास दिशा और परिमाण दोनों होता है, फिर भी ये क्या होती है, सदिश राशि नहीं होती है। इसे हम लोग क्या करते थे 11th या 9th में जब हम पढ़ते थे तो बोलते थे कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक अदिश राशि है। अब बात सुन लीजिए थोड़ा, एक उसके बाद हम इस पर डिस्कस करते हैं प्रदिश राशि क्या होती है। तो ऐसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए दिशा परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, दिशा परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। देखिए इधर इसी की तरह होती है, दिशा परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ
और साथ ही साथ ये कभी कभी राशियाँ जो होती हैं तो ये ना तो कभी सदिश का काम करते, कभी ये राशि सदिश की काम करते हैं, कभी अदिश की काम करती है। मतलब देखने में तो सदिश लगती हैं और ना तो अदिश लगती है। कहने का मतलब है ऐसे भी हम कह सकते हैं ऐसी राशि जिसके पास दिशा और परिमाण दोनों होता है, लाइक इलेक्ट्रिक करंट। ऐसी राशि जिसके पास दिशा और परिमाण दोनों होता है, लाइक इलेक्ट्रिक करंट, जिसके पास दिशा और परिमाण है दोनों होता है, फिर भी न तो ये सदिश होती है और न ही अदिश होती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रदिश राशि। ऐसी राशि जिसके पास दिशा परिमाण दोनों होता है, फिर भी वो ना तो सदिश होती है और ना ही अदिश होती है, तो ऐसी राशि को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रदिश राशि। जैसे आपके पास वैद्युत धारा हो गया, जैसे आपके पास जड़त्व आघूर्ण हो गया, जड़त्व आघूर्ण इंटरसिया हो गया, जड़ इंटरसिया आघूर्ण को हम बोल सकते हैं टाउ। जड़त्व आघूर्ण हो गया, टोंग बोलते हैं शायद, जड़त्व आघूर्ण हो गया। और फिर आपके पास जड़त्व आघूर्ण हो गया, प्रतिबल हो गया, यह सब क्या होती हैं, प्रदिश राशि होती हैं। अब आगे हम देखते हैं प्रदिश राशि, प्रतिबल हो गया, जड़त्व आघूर्ण हो गया, वैद्युत धारा हो गया इत्यादि, और बहुत सारी राशि हैं जिनको क्या बोलते हैं, जिसके दिशा परिमाण दोनों होता है, फिर भी हम उसे क्या बोलते हैं, अदिश राशि। नहीं तो अदिश राशि बोलते हैं ना सदिश राशि बोलते हैं, उसे हम कौन सी राशि बोलते हैं, याद रखिएगा आज के बाद कौन सी राशि, प्रदिश राशि। अब आगे हम देखते हैं अदिश सदिश प्रदिश राशि के बाद कि जो हमारी वैद्युत धारा है इसके बाद दिशा परिमाण दोनों है, फिर भी कौन सी राशि है, अदिश राशि है। क्यों वैद्युत धारा, क्यों ना तो अदिश है ना तो सदिश है, क्यों, तो बात समझिएगा थोड़ा। अभी हम जस्ट डिस्कस करेंगे आगे कि सदिशों का निरूपण करने के लिए हम दो चीज़ों का यूज करते हैं। सदिशों का जो योग होता है दो प्रकार से होता है। जो सदिश राशि है तो उनका योग दो प्रकार से होता है। कहने का मतलब है कि एक होता है त्रिभुज के नियम से, एक होता है चतुर्भुज के नियम से। तो थोड़ा आप देखिए, हम वैद्युत धारा की बात बता रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक करंट, एक तार है जिसमें आप क्या कर रहे हैं, 5 एम्पियर का आप क्या कर रहे हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। कोई दूसरा तार है, ये कितने का अप्लाई करते हैं, 5 एम्पियर का। तो आप बताइए अगर कोई लाइन ऐसे जा रही है और ये कोई लाइन जा रही है सदिश में, ये वाले देखिए, ये पे कोई वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और हम जानते हैं सदिशों के त्रिभुज नियम से, अभी जस्ट डिस्कस करेंगे आगे सदिश का त्रिभुज नियम क्या होता है। वही चीज़ है कि कोई भी हमारे पास क्या है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में वे कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर क्या है, बी है। तो इन दोनों वेक्टर जो ए है और वेक्टर जो बी है, इनकी जो दिशा है, इनकी जो हमारे पास दिशा है, तो इनके पास जो दिशा है, इन दिशा के, और सदिश राशि है तो इनके पास दिशा होगा, ये आगे क्यों क्या होगा, ये इस तरह जाते ही इधर जाएगा। अब इनके जो परिमाण होते हैं, जो सदिशों का योग होता है, इनके जो परिवार जो रिजल्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं, इनके योग के बराबर होते हैं, इनके योग के बराबर होते हैं। अब ध्यान समझिएगा, एक होता है सदिश के त्रिभुज के नियमानुसार। अब तुम बात समझिएगा, इस तार में 5 एम्पियर की धारा जा रही थी, इस तार में भी 5 एम्पियर की धारा जा रही थी। अगर इस तार से इस तार को ऐड कर देते हैं, चाहे इधर इस तार से कोई तार ले जाते हैं फिर किसी चीज़ को बल्ब को जलाने के लिए, मान लीजिए कि इस तार से भी हम तार, मान लीजिए कि ये दोनों अगर सेम तार होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये दोनों सेम तार होगा कोई दिक्कत ना होगा, और ये हमारा प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, तो हम क्या करते हैं, दोनों तार को कहीं ले जाके यहाँ पे बल्ब लगा देते हैं, उसको जाके उसके साथ ऐड कर देते हैं। चाहे अगर हम मान लें कि सेम तार होंगे, 5 एम्पियर दोनों प्लस ही होंगे चाहे माइनस के होंगे, तो इन दोनों को जाके हम जब जोड़ेंगे तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, 5 + 5 मतलब 10 एम्पियर के बराबर होना चाहिए। मतलब ये जो तारवा जोड़ रहे हैं 10 एम्पियर के बराबर होता है। क्या ऐसा होता है आपके पास दैनिक जिंदगी में, अगर आपको एक तार में अगर 5 एम्पियर की धारा अप्लाई हो रही है, तो दूसरा तार में अगर 5 एम्पियर की, तो दूसरा किसी तार को जोड़ देंगे तो 5 + 10 एम्पियर का धारा अप्लाई होगा, धारा क्या प्रवाहित होगा, तो नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि जो विद्युत धारा होती है इसलिए वो अदिश राशि होती है, क्योंकि वो अदिश राशि या सदिश राशि, सदिश राशि क्यों नहीं होती है, क्योंकि वो त्रिभुजों के सदिश के योग का नियम का पालन नहीं करती है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कि ये ना तो सदिश है और ना ही अदिश है। ये कौन सी राशि है, प्रदिश राशि है। अब आप समझ गए होंगे राशियों के बारे में। अब हम तो थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। राशियों के बाद निरूपण के आधार पर जो हमारे पास जो राशियाँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती है, देखिए ध्यान से। निरूपण के आधार पर जो राशियाँ होती हैं 2 प्रकार की होती है। एक होती है रैखिक वेक्टर, जिसे हम बोलते हैं सदिश राशि। सदिश राशि के बारे में तो जो निरूपण के आधार पर जो हम देखिए सदिशों का निरूपण देख लेते हैं आगे। उसके बाद हम बताते हैं कि जो हमारे पास जो सदिश राशि होती है या प्रदिश राशि जो होती है, या जो हमारे पास अदिश सदिश और इन सभी राशियाँ था, इनमें से अभी चलते हैं सबसे पहले किसी पे, सदिश राशि पे। ये क्या होती है सदिश राशि। सदिश राशि आप समझ गए होंगे, ऐसी राशि जिसके पास दिशा परिमाण दोनों होता है उसे हम कौन सी राशि बोलते हैं, सदिश राशि। दिशा परिमाण देखा होता है, इसके पास दिशा भी होता है और साथ ही में परिणाम भी होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, सदिश राशि। ये चीज़ आप क्लियर हो गए होंगे, किसे हम क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। अब आगे हम देखते हैं सदिश राशि कहते हैं, दिशा भी होगा और परिणाम भी होगा। अब हम देखते हैं आगे कि
इसका निरूपण कैसे होता है, सदिश राशि का निरूपण कैसे किया जाता है, सदिश राशि का निरूपण कैसे किया जाता है। निरूपण का मतलब क्या है, जो हमारे पास सदिश राशि होती है उसका निरूपण हम कैसे करते हैं। देखिए इसका निरूपण करने के लिए अगर कोई राशि सदिश है, मान लीजिए हमारे पास पता था कि बल का थे सदिश था, इसको हमको अगर बताना है कि क्या राशि है, सदिश है, तो इसे हम क्या करेंगे, मोटा कर देंगे। मान लीजिए ऐसे नॉर्मल हम लिखे हैं F, तो फोर्स का क्या होता है, प्रतीक होता है, और हमको बताना है कि क्या है, फोर्स हमारा सदिश राशि है, तो इसी को थोड़ा मोटा कर देंगे। तो जब इसको मोटा कर देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये सदिश राशि है। या इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ई की नॉर्मल एफ लिख देंगे और इसके सिर के ऊपर क्या लिख लेंगे, हम वेक्टर लिख लेंगे। कहने का मतलब है कि सदिश को निरूपण करने के लिए एक हम तीर का उपयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तीर का प्रयोग करते हैं। और ये जो हमारे पास तीर होता है, इस तीर की सहायता से हम क्या करते हैं, सदिशों को व्यक्त करते हैं। ये आपका होता है अग्रभाग, ये होता है आपका पश्चिम भाग, पीछे का भाग पश्चिम भाग, ये होता है आगे और ये पीछे का भाग। तो आप समझ गए सदिशों के निरूपण के लिए कि अगर कोई भी वर्ड है, मान लीजिए कि ए आपका कोई क्या है, सदिश है, तो ए के सिर पे हम क्या लिख लेंगे, वेक्टर का लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए, मतलब कि ये क्या है, ए सदिश है। अगर ए सदिश है या अंगों यही ए बताना है तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए ए को 2-3 बार बना देंगे, मतलब इसको क्या कर देंगे, मोटा कर देंगे। तो ये हमारी कौन सी राशि हो जाएगी, सदिश राशि। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि सदिशों का निरूपण करने के लिए तो हमको डार करना होता है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर किसका प्रयोग करते हैं, इसी का प्रयोग करते हैं। अब आगे देखते हैं निरूपण के आधार पे जो हमारे पास राशियाँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती है। जो निरूपण के आधार पे बहुत जो हमारे पास सदिश राशि होती है वो कितने प्रकार की होती है, वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है रैखिक सदिश, या इसी को बोलते हैं रैखिक वेक्टर, या इसी को दिया होगा इंग्लिश के बदले हिंदी कहीं दिया होगा रैखिक को। और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है अक्षीय वेक्टर। अब देखिए नॉर्मल अगर हमारे पास कोई गति हो रही है, चाहे नॉर्मल हम जो भी क्या करते हैं रैखिक तल पे चलते हैं, तो वहाँ पे जो सदिश आते हैं उस सदिशों को हम कैसे व्यक्त करते हैं। नॉर्मल मान लीजिए कि हम फोर्स की बात कर रहे हैं, फोर्स कहाँ लगता है, नॉर्मल इस तल पे लगेगा, फोर्स मान लीजिए नॉर्मल तल पे लगेगा। नॉर्मल कहने का मतलब रैखिक रूप से तल पे लगेगा, तो वहाँ पे जो हम सदिश का प्रयोग करेंगे वो कौन सी सदिश का प्रयोग करेंगे, रैखिक वेक्टर का। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल तीर लगा लें। अब अक्षीय का मतलब होता है कोई अक्ष है और अक्ष के चारों तरफ क्या हो रही है, कोई वस्तु घूम रही है, तो यहाँ पे जो हमको सदिश को निरूपण करना होगा तो सदिश को क्या करेंगे, अक्ष के रूप में निरूपित करेंगे। बात समझ आ रही है। तो ऐसी सदिश राशि जिनको ऐसी सदिश राशि चाहे ऐसा निरूपण के आधार पर जो हमारे पास राशि 2 प्रकार की होती थी, एक बार रैखिक वेक्टर, एक और अक्षीय वेक्टर। तो रैखिक वेक्टर का मतलब है कि जब हम क्या करते हैं, नॉर्मल रूप से बल हो गया, वेग हो गया, इन्हें निरूपण करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इनका निरूपण करने के लिए हम नॉर्मल किसका प्रयोग कर रहे हैं, तीर का प्रयोग कर रहे हैं। नॉर्मल इसके सिर पर लगा देने तो क्या हो जाता है, सदिश राशि। लेकिन मान लें कि आपके पास जड़त्व हो गया, चाहे आपके पास कोई अक्ष रूप में हो गया, कोणीय संवेग हो गया, ठीक है, तो इसको जब हमको व्यक्त करना होगा तो इसके अक्ष भी हमको दर्शाना पड़ेंगे। तो इस अक्ष के अकॉर्डिंग हमको बताना पड़ेगा कि सदिश है कि सदिश। तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे, अक्ष के रूप में दिखाएंगे, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, अक्षीय वेक्टर। और जो सीधे दिखाते हैं, रैखिक तल पर दिखाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं रैखिक वेक्टर। अब आगे हम बात करेंगे सदिशों के प्रकार के बारे में कि सदिश कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे बल के बारे में कि बल क्या होता है, बल कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे संवेग, फिर पढ़ेंगे गति के नियम, फिर हम गति पढ़ेंगे, गति का नियम पढ़ेंगे, गति क्या होती है, फिर जड़त्व होगा। उसके बाद हम उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी वो करेंगे आगे की वीडियो में, ठीक है।